Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9 political science and the name of the chapter is what is democracy and why is democracy. So let's proceed. तो इस चैप्टर में बेसिकली आप डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन एंड डेमोक्रेसी के फीचर को सबसे पहले देखने वाले हैं। और जब आप डेमोक्रेसी के डेफिनेशन और डेमोक्रेसी के फीचर को समझ जाएंगे तब आप डिफरेंट कंट्रीज के डेमोक्रेटिक होने या नहीं होने का फैसला सुना सकेंगे। यानी कि उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सच में अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने वाली ये कंट्रियां, जो कि आज के डेट में वर्ल्ड की आधी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, वो सच में डेमोक्रेटिक हैं भी या सिर्फ नाम की डेमोक्रेटिक हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन एंड उसके फीचर और फिर एनालाइज करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसका हेड, जिसका लीडर, जिसका रूलर वो आदमी हो जिसे पब्लिक ने अपने इलेक्शन में चूज करके बनाया हो हेड। यानी अगर पब्लिक अपने पसंद से इलेक्शन के थ्रू अपना हेड या अपना लीडर या अपना रूलर चूज करती है तो ऐसे गवर्नमेंट को आप कह सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक है। तो सिर्फ पब्लिक को इलेक्शन कंडक्ट करा दो और उससे एक हेड को चूज करवा दो तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाएगी? नहीं। तो डेमोक्रेसी बनने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, किसी कंट्री को अपने आप को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फीचर होते हैं जिसे उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर वो सच में डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। ठीक है, तो वो क्या क्या फीचर हैं देखते हैं। फर्स्ट फीचर जो अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जरूरी है वो ये है कि उस कंट्री का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन जो कंट्री के लिए लिया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कंट्री के लिए, वो डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के हाथ में होना चाहिए, उस रूलर के हाथ में होना चाहिए, उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिसे पब्लिक ने अपने पसंद से इलेक्शन में चूज किया हुआ है। यानी फाइनल डिसीजन पावर मस्ट रेस्ट विद द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? ये क्राइटेरिया आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन से रिलेटेड है। तो देखो, इलेक्शन के थ्रू ही हम अपना लीडर चूज करते हैं। अगर इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो जब इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो इलेक्शन के थ्रू फॉर्म किया हुआ गवर्नमेंट कैसे डेमोक्रेटिक हो सकता है? तो उस कंट्री का जो इलेक्शन हुआ है वो भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कंट्री का इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? तो किसी भी कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फीचर हैं। अगर वो फीचर है तो उस कंट्री का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। जैसे कि उस कंट्री का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी कि कोई भी माल प्रैक्टिस उस इलेक्शन में यूज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, उस कंट्री के इलेक्शन में पब्लिक के लिए चॉइसेस होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि इलेक्शन हो रहा है और उसमें सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है तो क्या आदमी के पास चॉइस है कि वो अपने पसंद से रूलर चूज कर सके? तो कम से कम 2-4 चॉइसेस तो होनी चाहिए पब्लिक को इलेक्शन में, ताकि वो अपने पसंद से चूज कर सके। तो जब अगर इलेक्शन में चॉइस ही नहीं होगा तो वो इलेक्शन कराने से क्या फायदा? मान लो आपके कंट्री में इलेक्शन है और एक ही पार्टी खड़ी है तो फिर नॉर्मल है कि वही पार्टी अपना बनाएगी अपना गवर्नमेंट, तो फिर इलेक्शन कंडक्ट कराने से क्या फायदा? यानी कि इलेक्शन में चॉइसेस भी होनी चाहिए उस कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। थर्ड, इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को हराने का चांस भी होना चाहिए अपोजिशन पार्टी के पास। यानी कि देखो, जब कोई पार्टी रूल करती आती है उसके पास बहुत सारा पावर और पैसा आ जाता है, तो हो सकता है वो अपने इस पावर और पैसे को मिसयूज करके इलेक्शन जीत जाए।
तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए जो कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ऑफ लास्ट इलेक्शन को फॉलो करनी चाहिए, ताकि जब इलेक्शन हो तो अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन जीत सके और लास्ट टाइम की रूलिंग पार्टी भी इलेक्शन जीत सके। यानी दोनों के पास चांसेस होने चाहिए जीतने की और दोनों के पास चांस होने चाहिए हारने की, यानी अपोजिशन पार्टी भी जीत सके और रूलिंग पार्टी भी हार सके। तो ये जब चांस रहता है इलेक्शन में, तभी उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने 2 फीचर पढ़े अपने डेमोक्रेसी के। वो एक फीचर है कि फाइनल डिसीजन लेने का हक इलेक्टेड रूलर के पास होना चाहिए, और सेकंड फीचर है आपका कि वहां की जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। थर्ड फीचर क्या है जो किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है? थर्ड फीचर ये है कि वहां के जो एडल्ट सिटीजन है, एडल्ट सिटीजन जैसे अपनी कंट्री के एडल्ट सिटीजन अबव 18 ईयर है, तो आपको देखो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वोट करना है। वोट करना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो हर एक को वोटिंग राइट नहीं दे सकते। कम से कम वो राइट पाने के लिए आपके अंदर कुछ मैच्योरिटी एज होनी चाहिए। तो वो मैच्योरिटी एज एक एडल्ट बनने के बाद ही आती है। तो हर कंट्री का एडल्ट एज अलग अलग है। तो आप जिस कंट्री का जो भी एडल्ट एज है, उस एडल्ट एज को अगर कोई आदमी पहुंच जाता है उस एडल्ट एज तक, तो उसके पास वोटिंग राइट होनी चाहिए। यानी कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट उस जगह पे होनी चाहिए। हर एक को वोट करने का हक होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, हर एक को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। साथ में हर एक की वोटिंग राइट का वैल्यू 1 होना चाहिए। यानी एवरीबॉडी को वोटिंग राइट हो, हर एक को वोट करने का राइट हो, और हर एक के वोट का वैल्यू 1 हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एजुकेटेड पर्सन का वोट का वैल्यू 2 रख दिए और अनएजुकेटेड के वोट का वैल्यू हाफ रख दिए, क्योंकि तुम एजुकेटेड हो तो तुम्हारा वोट कीमती है तो उसका वैल्यू 2 है, और तुम अनएजुकेटेड हो तो तुम्हें अकल नहीं है तो तुम्हारे वोट का वैल्यू हाफ है। इस तरह के रूल्स नहीं होने चाहिए। सबको वोटिंग राइट होनी चाहिए और सबके वोटिंग राइट के वैल्यू, सबके वोटिंग राइट का वैल्यू 1 ही होना चाहिए। तभी आप उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कह सकते हो। आपको लगेगा ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये तो हर जगह होती है, मगर नहीं। कई सालों तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दी गई, बहुत बाद में जाकर उनको वोटिंग राइट मिली। फिजी में आज के डेट में भी इंडिजीनियस फिजीज को वोटिंग राइट वोट करने का, जो वोट करते हैं उनका वैल्यू 1 माना जाता है। और जो आउटसाइड से आकर के फिजी में सेटल्ड हुए हैं, जो भले ही उनको सेटल्ड होके कई साल हो गए, मगर आज भी उनके वोट के राइट का वैल्यू सिर्फ हाफ माना जाता है। यानी इंडिजीनियस फिजी का वोट का वैल्यू 1 और नॉन इंडिजीनियस जो आउटसाइड से आकर के फिजी में सेटल हुए हैं उनके वोट का वैल्यू हाफ माना जाता है। एस्टोनिया में आज भी रशियन माइनॉरिटी को वोट देने का भी हक नहीं दिया गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपके कंट्री में रहने वाले हर सिटीजन को एक एडल्ट एज पहुंचने के बाद वोटिंग राइट होनी चाहिए और उसके वोट का वैल्यू 1 होना जरूरी है, अगर आप अपने आप को सच में डेमोक्रेटिक मानते हो तो। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए? नेक्स्ट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मान लो मैंने एक रूलर को इलेक्ट किया, रूलर रूल में आने के बाद, पावर मिलने के बाद प्राउडिस हो गया, घमंडी हो गया, अब वो अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करने लगे तो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ये 4th फीचर बनाया गया है डेमोक्रेसी का। ये कहता है कि जो भी पावर में आए, भले ही पब्लिक के चॉइस से पावर में आया है, मगर पावर में आने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलनी पड़ेगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं चेंज कर सकता, अकेले तो बिल्कुल ही नहीं चेंज कर सकता।
साथ में वो पब्लिक के जो बेसिक सिटीजन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको छीन भी नहीं सकता। यानी जो हमारे बेसिक राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, इस तरह की जो हमारे जो भी राइट्स हैं उनको वो छीन नहीं सकता, उनको वो वापस नहीं ले सकता। मान लो पावर में आ गया और पूरी तरह से डिक्टेटर बन गया और उसने पब्लिक के सिविक राइट्स को ले लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज कर दिया, अपने आप को बहुत सारा पावर दे दिया, तब ये मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये फीचर बनाए गए हैं। तो जब कोई कंट्री अपने डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स को फॉलो करती है, तभी आप उस कंट्री के गवर्नमेंट को रियली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हो। तो चलिए अब एनालाइज करते हैं कुछ कंट्रीज को और देखते हैं कि वो रियली डेमोक्रेटिक कंट्री है या सिर्फ नाम की डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे पाकिस्तान, हमारे नेबर को। तो पाकिस्तान में 1999 में एक मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप क्या होता है? देखो, जो मिलिट्री होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसके पास पूरा डिफेंस, पूरा वेपन होता है कंट्री का। तो इनको अगर कभी लगता है कि नहीं यार, ये अपनी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, अपनी गवर्नमेंट इनइफिशिएंट हो गई है, वीक हो गई है, इसकी वजह से हमारे कंट्री का सिक्योरिटी खतरे में है, तब ये मिलिट्री क्या करती है, मिलिट्री को डर लगेगा कि मेरी कंट्री की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उनके नज़र में अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मिलिट्री की नज़र में अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मिलिट्री क्या करता है, मिल करके गवर्नमेंट पे अटैक कर देता है, गवर्नमेंट को चेंज कर देता है, गवर्नमेंट से पावर छीन लेता है और पूरा पावर अपने हाथ में ले लेता है। और तब तक लेकर रहता है जब तक कि फिर से इलेक्शन मिलिट्री कंडक्ट नहीं कराता, फिर से दूसरे गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं करता, तब तक मिलिट्री सारा पावर अपने हाथ में रखा रहता है। तो इसी तरह से मिलिट्री कूप होता है पाकिस्तान में 1999 में, क्योंकि उनको वहां के उस समय का जो हेड था परवेज मुशर्रफ को ये लगता है कि ये जो नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है, इसके वजह से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में है। उसी समय एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया से कारगिल वॉर हारा था। तो उस समय उनको ये लगता है, परवेज मुशर्रफ को, जो उस समय के मिलिट्री हेड थे, कि ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही। तो क्या करते हैं, वो अपनी मिलिट्री को लेकर जाते हैं और गवर्नमेंट पे अटैक कर देते हैं और गवर्नमेंट को पावर से हटा करके सारा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब जब वो पावर ले लेते हैं तो अब उनका गवर्नमेंट बन जाता है और सारा पावर मिलिट्री के हाथ में आ जाती है। तो ये जो मिलिट्री कूप पाकिस्तान में 1999 में हुआ, ये कोई पहली बार पाकिस्तान में मिलिट्री कूप नहीं हुआ। इससे पहले भी वहाँ पे कई बार मिलिट्री कूप हो चुके थे। जैसे कि 1958 में मिलिट्री कूप हुआ था, जिसमें मिलिट्री ने पावर अपने हाथ में ले ली थी और 1971 तक उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया और पावर को अपने ही हाथ में रखा रहा। उसके बाद 1977 में अगेन वहां पे मिलिट्री कूप होता है और 1988 तक मिलिट्री अपने हाथ में पावर रखी रहती है। फिर 1999 में अभी फिर से परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया और 2008 तक पावर को अपने हाथ में रखे रहते हैं। तो ये होता है मिलिट्री कूप। कभी भी वहां की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मिलिट्री अटैक करके पावर से हटा देती है। तो क्या होता है, जब मुशर्रफ 1999 में मिलिट्री कूप करते हैं, पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, तब जब हल्ला होने लगता है कि अरे अब कुछ इलेक्शन तो कंडक्ट कराओ, ठीक है आपको लगा कि नवाज शरीफ अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, पर अब इलेक्शन कंडक्ट कराओ, पब्लिक को राइट दो वोट करने का, फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने का हक दो। तब इलेक्शन तो कंडक्ट नहीं कराते परवेज मुशर्रफ, पर 2002 में एक रेफरेंडम कंडक्ट कराते हैं।
रेफरेंडम में क्या होता है, जस्ट कुछ पब्लिक से पूछ लिया जाता है, पब्लिक का जो वोट होता है, चॉइस होता है, उसको सिर्फ मुंह से पूछ करके ले लिया जाता है, प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू नहीं, सिर्फ पूछ करके पूछा जाता है लोगों से, और पूछ करके पता कर लिया जाता है कि क्या पब्लिक को पसंद है और क्या पब्लिक को पसंद नहीं है। तो वो 2002 में एक रेफरेंडम कंडक्ट कराते हैं, और उस रेफरेंडम के थ्रू वो कहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि पब्लिक का चॉइस है कि मुझे इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो ये कहा जाता है कि जो रेफरेंडम उन्होंने कंडक्ट कराई, वो रेफरेंडम फुल ऑफ करप्शन, फुल ऑफ माल प्रैक्टिसेस थी, यानी वो रियल रेफरेंडम नहीं था। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेबरिंग कंट्री के लोग या बाहर के कंट्री के लोग ऐसा कह रहे थे, खुद वहाँ की प्रेस और मीडिया का ये कहना है कि जो रेफरेंडम परवेज मुशर्रफ ने कराई वो फुल ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस थी, और उसमें जानबूझ करके जो रिजल्ट आया वो मुशर्रफ के फेवर में लाया गया। और जब वो रेफरेंडम के थ्रू प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उसके बाद वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं और वो एक लीगल फ्रेमवर्क इशू करते हैं, एक लीगल ऑर्डर इशू करते हैं, और पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद अपने आप को बहुत सारा और बहुत पावरफुल राइट्स दे देते हैं। किस तरह का राइट दे देते हैं वो अपने आप को राइट दे देते हैं कि जब वो चाहे, जब उनकी मर्जी करे, तब वो किसी भी वक्त नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है? नेशनल असेंबली में वो लोग बैठते हैं जिसको पब्लिक चूज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है। प्रोविंशियल असेंबली स्टेट लेवल का असेंबली होता है जिसमें पब्लिक अपने पसंद के लोगों को अपने लिए डिसीजन लेने के लिए बैठाती है, यानी पब्लिक के द्वारा चूज किए हुए मेंबर आपके असेंबली में बैठते हैं। उस असेंबली को, यानी पब्लिक की चॉइस को डिसमिस करने का हक परवेज मुशर्रफ अपने आप को दे देते हैं, जो कि खुद पब्लिक के चॉइस से पावर में नहीं आए थे। तो इस तरह से परवेज मुशर्रफ चेंज लाते हैं। वो असेंबली के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना देते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं जिसमें वो अपने पसंद के मेंबर्स को रखते हैं और उसको नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर बैठा देते हैं। और वो मतलब कि उस असेंबली के मेंबर्स को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के अंडर में काम करना पड़ता है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर खुद अपने आप को बैठा देते हैं। तो अभी क्या हुआ, नेशनल असेंबली के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर परवेज मुशर्रफ। अब असेंबली में तो बैठे हैं इलेक्टेड मेंबर, ना तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड मेंबर का है, ना तो परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड है। तो क्या हुआ, अभी क्या हुआ, पब्लिक के चॉइस द्वारा किए गए इलेक्टेड मेंबर अब सबऑर्डिनेट बन गए, उनके अंडर आ गए। किसके अंदर? उन लोगों के अंदर जो पब्लिक के चॉइस से पावर में नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन वो पाकिस्तान में क्रिएट कर देते हैं। अभी क्या है, अब इलेक्टेड लीडर जिनके पास में हमारा डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कहता है कि उनके हाथ में, इलेक्टेड लीडर के हाथ में फाइनल डिसीजन होना चाहिए, क्या वो यहाँ पे फुलफिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर नेशनल असेंबली के मेंबर के ऊपर किसी को बैठा दोगे तो इलेक्टेड मेंबर, नेशनल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर किस तरीके से अपना डिसीजन ले पाएंगे? जैसे ही वो कोई डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट लेंगे, परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट लेंगे, तुरंत उसको परवेज मुशर्रफ डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठ गया नेशनल असेंबली के ऊपर और परवेज मुशर्रफ उन सब के ऊपर बैठ गया, यानी कि यहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है, जो इलेक्टेड मेंबर को दिया जाता है, वो एक्चुअली नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के हाथों में चला गया। तो क्या यहाँ फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डेमोक्रेसी सेटिस्फाइड हो रहा है? फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी सेटिस्फाइड हो रहा है कि आपका इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में फाइनल डिसीजन होना चाहिए? नहीं हो रहा। फिर भी
पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, पर आप एनालाइज कर सकते हो कि वो सच में डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। अब हम अपने दूसरे नेबर चाइना को एनालाइज करेंगे। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 3000 मेंबर्स को वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वो 3000 मेंबर अपने कंट्री का प्रेसिडेंट चुनते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, 3000 मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं, वो 3000 मेंबर वहां का प्रेसिडेंट चुन रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फार सो गुड। तो अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन 3000 मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं, जो बाद में अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं अपनी कंट्री का, वो 3000 मेंबर, ऐसा नहीं है कि उस 3000 मेंबर को वहां की कॉमन पब्लिक चुन सकती है। उनके कुछ मेंबर्स को केवल और केवल मिलिट्री यानी आर्मी ही चूज कर सकती है। किसी और को ये राइट नहीं है कि उनके पूरे 3000 मेंबर्स को चूज कर सके। यानी ये कुछ राइट्स क्या हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल पावर दे दिया गया है आर्मी को कि वो कुछ मेंबर्स को चूज कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे पब्लिक के पसंद के मेंबर्स नहीं बन रहे हैं जो प्रेसिडेंट को चूज करेंगे, कुछ मेंबर्स मिलिट्री के, आर्मी के चॉइस से बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराना है, जैसे अपनी कंट्री में जिसको भी इलेक्शन में खड़े होना है खड़े हो जाओ, हर एक को अपना पार्टी फॉर्म करने का हक है, हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर वो सोचता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, तो वो खड़ा हो सकता है। मगर ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में इलेक्शन में खड़ा होना है तो सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अगर परमिशन मिला तो आप इलेक्शन में खड़े होगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में से आपको परमिशन नहीं मिला तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो क्यों कोई पार्टी अपने अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन में खड़े होने देगी? नहीं खड़े होने देगी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसी पार्टी को सपोर्ट करती है, उसी पार्टी को परमिशन देती है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हो या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता हो। यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने अगेंस्ट में किसी भी अपोजिशन पार्टी को खड़ा होने ही नहीं देती। तो अभी क्या है, चाइना में एक पार्टी ही रूल है एक तरीके से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। हालांकि वहां पे 8 स्मॉल पार्टीज हैं, मगर वो 8 स्मॉल पार्टीज भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। अदरवाइज वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर ही नहीं सकते, वो इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पर आपके पब्लिक के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी और को चुन सके। तो ये इलेक्शन क्या हुआ, नाम का ही इलेक्शन हुआ। हर बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी और हर बार वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही पावर में आती है। और इसका रीजन ये है कि कोई वहां पे इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन के, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने अपोजिशन को खड़े नहीं होने देती। तो जब इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होता है, हर बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, इलेक्शन हो रही है, हर 5-5 साल में हो रही है, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हो रही है, मगर क्या है, इलेक्शन में चॉइस ही नहीं है। पब्लिक के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अभी क्या है, क्या सच में ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? जब पब्लिक चूज ही नहीं कर सकती, उसके पास चॉइस ही नहीं है, तो किस तरह से पब्लिक अपने पसंद के गवर्नमेंट को पावर में लाएगी? जब इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो ऐसे अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू फॉर्म किए हुए गवर्नमेंट को आप किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हो? तो यानी कि इनकी भी डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्वेश्चनेबल है। नाउ हम मैक्सिको को एनालाइज करेंगे, जिसे इंडिपेंडेंस 1930 में मिला। इन्हें इंडिपेंडेंस हमसे पहले मिल गया। ये एक छोटी सी कंट्री अमेरिका के पास है। 2000 तक, 1930 से 2000 तक यानी 70 ईयर्स तक वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती रही, वो थी PRI पार्टी, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो हर समय वहां पे PRI पार्टी ही पावर में आती रही। 70 ईयर्स तक किसी और पार्टी को पावर ही नहीं मिला, वहां पे पावर में आने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा है, देखो वहाँ इलेक्शन तो हर 6-6 साल में मैक्सिको में कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी है, मगर फिर भी पीआरआई पार्टी ही पावर में आती है। क्योंकि वो इलेक्शन में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस यूज करती है। क्योंकि देखो पीआरआई पार्टी क्या है, विनिंग पार्टी थी, लास्ट टाइम की रूलिंग पार्टी थी। रूलिंग पार्टी के पास बहुत सारा पैसा और पावर आ जाता है, और कभी कभी उस पैसे को, उस पावर को वो मिसयूज करके पावर में बना रहता है। तो क्या होता है, पीआरआई पार्टी 70 इयर्स तक मैक्सिको में पावर में आती रही, क्योंकि वो सालों तक माल प्रैक्टिसेस यूज करती रही इलेक्शन में। तो किस तरह की माल प्रैक्टिसेस को पीआरआई पार्टी यूज करती थी? बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस थे, उनमें से कुछ आपको बताया जा रहा है। जैसे कि वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो पीआरआई पार्टी के मीटिंग्स को अटेंड करे, पीआरआई पार्टीज के रूल्स को फॉलो करे, पीआरआई पार्टीज को सुने और उनको समझे और उनको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इस तरह से वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सपोर्ट प्रेशर डाला जाता था कि वो पीआरआई मीटिंग अटेंड करे। वहां की जो गवर्नमेंट टीचर्स थी, उनको फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करे कि वो पीआरआई पार्टी को वोट करे। अब पेरेंट्स क्या है, बच्चों को के लिए पीआरआई पार्टीज को वोट कर देते थे। तो इस तरह से वहां पे चलता था। साथ में जो वहां की रूलिंग पार्टी थी, पीआरआई पार्टी थी, वो गवर्नमेंट थी, वो मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, हर जगह पीआरआई पार्टी को ग्लोरीफाई किया जाता था। उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी मीडिया में। और जो अपोजिशन पार्टी थी, उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती थी मीडिया। तो पूरी तरह से मीडिया के थ्रू लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था। साथ में कई इंसिडेंट उस इलेक्शन में ऐसे होते थे कि पूलिंग जो बूथ होती थी, जहां पे वोट किया जाता था, उस बूथ को ही पूरा कैप्चर करके सारे वोट्स पीआरआई पार्टी के फेवर में डाल दिया जाता था। तो इस तरह से कैप्चरिंग ऑफ पोलिंग बूथ भी वहां पे चल रहा था। मतलब कि इलेक्शन के पोलिंग बूथ को ही कैप्चर करके उसमें वोट पूरा पीआरआई पार्टी के फेवर में डाल दिया जा रहा था। इसके अलावा क्योंकि पीआरआई पार्टी पावर में थी, तो वो अपना पूरा पैसा बहाती थी, बहुत सारा पैसा यूज करती थी इलेक्शन में, इलेक्शन को जीतने के लिए। तो इस तरह से माल प्रैक्टिसेस यूज करके पीआरआई पार्टी बार बार 70 इयर्स तक मैक्सिको में पावर में आती रही। तो क्या ऐसे इलेक्शन से इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट को आप सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर है। वैसे हमने जब फीचर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग पार्टी टू गेट डिफीटेड, यानी रूलिंग पार्टी को भी हारने का चांसेस हो और अपोजिशन पार्टी को भी जीतने का चांसेस हो, तभी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहेंगे और तभी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहा जाएगा। तो ये थी आपकी मैक्सिको की कहानी। अब हम देखेंगे जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस काफी लेट में मिला। इनको इंडिपेंडेंस मिला 1980 में। ये अफ्रीका के पास है। इनको जो इंडिपेंडेंस मिला, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में जानु पीएफ पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे हमारे कंट्री में हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में कांग्रेस का हाथ था, उसी तरह से आपके जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस दिलाने में जानु पीएफ पार्टी का हाथ था। तो जानु पीएफ पार्टी का जो हेड था, वो था रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे उस समय जानु पीएफ पार्टी का हेड हुआ करता था। तो क्या होता है, क्योंकि इस पार्टी ने वहां की कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई, तो वहां के कंट्री के लोगों के अंदर इस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स थे। तो उसके वजह से उन्होंने जानु पीएफ पार्टी को, इलेक्शन जब हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, तो वहां के पार्टी को जिताया और वहां का जो पार्टी का हेड था, यानी कि रॉबर्ट मुगाबे, उसको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर जब वो प्रेसिडेंट बन गया, जब उसके हाथ में पावर आ गई, तो उसने क्या किया, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और उसने क्या किया, अपने आप को अपोज करने वालों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, पनिशमेंट देना शुरू कर दिया, उनके साथ ब्रूटली रिएक्ट करना
शुरू कर दिया। यानी कोई अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता तो वो उसको जेल भेज देता, उसको हार्श पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उसने क्या हुआ, इतना पावर उसने अपने आप को दिया कि वो कोर्ट के भी ऑर्डर को सुनने से मना कर दिया कि मैं तो कोर्ट के ऑर्डर को भी डिसोबे कर सकता हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। तो वो कोर्ट के भी ऑर्डर को डिसोबे करने लगा, कोर्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगा और कोर्ट को भी वो कोर्ट को फोर्स करने लग गया कि वो उसके पसंद से जजमेंट दे। यानी रॉन्ग जजमेंट देने के लिए भी कोर्ट को फोर्स करने लगा कि अगर कोई उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको हार्श पनिशमेंट दे। ठीक है, तो कोर्ट को वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आता है, मीडिया को भी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आता है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, प्रेस हो, सबको अपने कंट्रोल में ले आता है और इलीगल कर देता है, स्ट्राइक को भी इलीगल कर देता है। तो जब इस तरीके से वो मतलब पावर में आकर के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके पूरी तरह से डिक्टेटर की तरह रूल करने लगता है, हालांकि वो इलेक्शन में क्यों जीत करके पब्लिक के पसंद से पावर में आया था, मगर जब वो पावर में आता है तो इस तरह से बिहेव करने लगता है, तो क्या ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक कहेंगे? क्या ये सच में डेमोक्रेटिक है? नहीं। इसीलिए इसका जो डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, सिविक राइट्स को यानी बेसिक जो सिटीजन राइट है उसको छीन नहीं सकते। ये किस लिए बनाया गया है? इसी तरीके के सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ कंट्रीज को एनालाइज किया और आपने पता किया कि सच में वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अभी हम डेमोक्रेटिक कंट्री को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, मगर डेमोक्रेटिक के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि ये इनस्टेबल है, यानी कभी कोई राजा बनता है यहाँ का, कभी कोई और राजा बन जाता है, कभी कोई पार्टी रूल में आती है, कभी कोई और पार्टी रूल में आती है। तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट इनस्टेबल है, कभी कोई बनता है पावर, कभी किसी और के हाथ में पावर चला जाता है। जब पावर हमेशा हाथ से हाथ चेंज होता रहता है ना, एक से दूसरे में जाता रहता है, तो रूल्स एंड पॉलिसीज भी चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनस्टेबल माना जाता है। इसमें बहुत सारे डर्टी पॉलिटिक्स प्ले किए जाते हैं, पावर प्ले होता है, डर्टी पॉलिटिक्स होता है। आपको पता है कि मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जा करके भी पार्टी बहुत सारे गलत तरीके को यूज करता है पावर में आने के लिए। साथ में यहाँ पे रेड टैपिज्म का प्रॉब्लम है। रेड टैपिज्म क्या होता है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। बहुत लेट लगता है डिसीजन लेने के लिए, पहले इससे परमिशन लो, फिर उससे परमिशन लो, फिर उससे परमिशन लो। ऐसा प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस है डेमोक्रेसी का कि पहले ये हाउस पास करेगा, फिर वो हाउस पास करेगा, फिर ये पास करेगा, फिर वो पास करेगा। ऐसे करते करते बहुत समय लग जाता है डिसीजन लेने के लिए। यानी रेड टैपिज्म यानी डिले होता है काफी डिसीजन मेकिंग में। साथ में काफी करप्शन मेथड यूज होते हैं, काफी करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस इलेक्शन के समय यूज किए जाते हैं इन पार्टीज के द्वारा पावर में आने के लिए। और इलेक्टेड लीडर्स को भी कुछ अच्छे से पता रहता नहीं है, कोई भी पावर में आ जाता है उनको ठीक से पता रहता नहीं है। कभी कभी अनएडुकेटेड लोग भी पावर में आ जाते हैं, उनको भी ठीक से पता नहीं रहता कि पब्लिक के लिए क्या करना अच्छा होगा और क्या करना अच्छा नहीं होगा। साथ में ना तो पब्लिक को ही पता रहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, जिसको हटाना जरूरी है, ताकि आप उस कंट्री के गवर्नमेंट को अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना सके हो। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे आपके डेमोक्रेसी के। अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेज और मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा तो नहीं है आधे से ज्यादा कंट्री, वर्ल्ड की आधे से ज्यादा कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो कुछ एडवांटेज कुछ मेरिट होंगी तभी ये डेमोक्रेटिक है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। यानी कि ऐसा नहीं कि पावर में आ गए तो आप पब्लिक को सुनना बंद कर दो। आप अकाउंटेबल होते हैं गवर्नमेंट पब्लिक की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको दोबारा पावर में आना है तो पब्लिक के फेवर में काम करना है, वरना अगली बार आपको 5 साल के बाद पब्लिक चेंज कर देगी। तो इसलिए क्या होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के तरफ। साथ में
डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होता है। हालांकि रेड टैपिज्म होता है, डिले होता है, मगर क्योंकि कई लोग उस डिसीजन को एनालाइज करते हैं तो इसीलिए कोई गलत डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि उस डिसीजन को लेने से पहले उसे कई प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ता है, तो उस डिसीजन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। कोई भी गलत डिसीजन नहीं होता, तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छी है डेमोक्रेसी में। साथ में ये डिफिकल्टीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करती है। देखो, डेमोक्रेसी क्या सपोर्ट करती है? डिस्कशन सपोर्ट करती है, वो कोई हार्श मेथड नहीं सपोर्ट करती। तो क्या होता है, कोई भी डिफिकल्टीज आए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा लड़ाई हो, तो पब्लिक क्या करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करती है। पब्लिक ओपिनियन लेती है, पब्लिक का मेजॉरिटी डिसीजन लेती है और उसके बाद अपना फैसला करती है। इसीलिए डिफिकल्टीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में ये सिटीजन की डिग्निटी का ख्याल रखती है, क्योंकि ये सिटीजन को राइट देती है कि आप अपने पसंद का गवर्नमेंट चूज करो, आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देती है। इससे वो क्या होता है, वो जो डिग्निटी होती है ना सिटीजन की, वो बनी रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और ये बाकी के सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आज के डेट में प्रेजेंट है, उनमें सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। इससे अच्छी चॉइस आपके पास कोई नहीं है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आज सारी कंट्री अपना रही है, और इसमें आपको ये भी मौका रहता है कि आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सको। यानी मान लो आपने इस इलेक्शन में गलत डिसीजन ले लिया, रॉन्ग पार्टी को वोट दे दिया, मगर अगली बार फिर से इलेक्शन होगा और आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो और सही पार्टी को वोट दे सकते हो। तो इन्हीं सब एडवांटेजेस के कारण आज दुनिया की सब ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना चुकी है, और यही कारण है कि आज डेमोक्रेसी का बोलबाला है। हालांकि कुछ डिसएडवांटेज हैं, मगर उसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेजेस के सामने कम हैं। यानी एडवांटेजेस की वैल्यू ज़्यादा है और डिसएडवांटेजेस की वैल्यू एक्चुअली कम है, और इससे अच्छा कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को पूरी वर्ल्ड में आज ज़्यादातर कंट्रीज को फॉलो करते हुए देखते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल रही है आज की डेट में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जब पब्लिक खुद मिलकर डिसीजन लेती है, मगर अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खुद से मतलब पब्लिक डिसीजन नहीं ले रही है। पब्लिक का डिसीजन कौन ले रहा है, पब्लिक के द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी पब्लिक बैठ जाएगी पार्लियामेंट में और डिसीजन लेगी कंट्री का। अब क्या चल रहा है आज के डेट में, आज के डेट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है। कहा जाता है कि पब्लिक रूल है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पब्लिक रूल, मगर पब्लिक तो रूल करती नहीं है, रूल करते हैं पब्लिक के द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव। तो क्यों आज के डेट में हम मजबूर हैं कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चला रहे हैं, यानी पब्लिक तो रूल नहीं कर रही। क्यों पब्लिक रूल नहीं कर रही और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहे हैं? तो उसका एक रीजन ये है कि फिजिकली ये इम्पॉसिबल है, फिजिकली ये इम्पॉसिबल है कि सब लोग एक जगह बैठ जाए और बैठ करके डिसीजन ले। क्या हमारे कंट्री के पूरे लोग एक जगह बैठ करके डिसीजन ले सकते हैं? तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि जहां पब्लिक पूरी की पूरी पब्लिक बैठ जाए और मिल करके डिसीजन लेने लग जाए। और मान लो कि बैठ भी जाए, चलो हमारी कंट्री बड़ी है, कोई छोटी सी कंट्री नेपाल सोच लो, अगर सारी की सारी कंट्री के लोग को बोला जाए कि बैठ जाओ, मान लो बैठ भी गई, मान लो बैठ गई, तो बैठ भी जाएगी, तो क्या सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन ले सके? क्या सभी के पास इच्छा है, डिजायर है कि वो डिसीजन लेने आए? क्या सभी के पास टाइम है कि वो डिसीजन लेने आए? तो ये सब चीजों की कमी होती है। इसी वजह से हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सिर्फ वो ही नहीं है जितना आप सुनते हो कि यहाँ का इलेक्टेड मेंबर पब्लिक द्वारा चूज कर सके। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत कुछ है। इसमें कहा जाता है कि ये पब्लिक का रूल है, मगर एक्चुअली ये पब्लिक का रूल नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक का रूल है।
मान लो कि आपके क्लास में कोई इलेक्शन होता है, सपोज मॉनिटर का इलेक्शन होता है, तो आपके क्लास में 20 लोग हैं जिसमें से 12 लोगों ने वोट किया किसी को मॉनिटर बनाने के लिए और वो मॉनिटर बन गया। 12 लोगों ने तो वोट किया मगर 8 लोगों ने वोट नहीं भी किया। तो ये क्या सारे क्लास के पसंद का लीडर है? नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ क्लास का मॉनिटर है, ना कि सारे क्लास का पसंद का मॉनिटर है। तो ये मेजॉरिटी के पसंद का मॉनिटर है, ना कि पूरे क्लास के पसंद का मॉनिटर है। तो डेमोक्रेसी कहा जाता है कि पब्लिक का रूल है, मगर एक्चुअली वो पब्लिक का रूल नहीं, वो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक का रूल होता है। और साथ में डेमोक्रेसी आने के बाद से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनाने के बाद से आजकल हर जगह डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स फॉलो होने लग गए हैं, चाहे वो स्कूल में हो या फैमिली में हो या किसी ऑफिस में हो। अभी क्या होता है, स्कूल में इलेक्शन कराना होता है तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, क्लास का मॉनिटर चूज करना होता है तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, घर में कोई डिसीजन भी लेना होता है तो सबका पसंद पूछा जाता है और जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका डिसीजन लिया जाता है। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी अब केवल कंट्री में ही नहीं रह गई, अब तो ये घर घर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो और साथ में डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पब्लिक के पसंद का रूलर बना दो, पर ये एक बहुत ही नैरो व्यू पॉइंट है। ब्रॉडर सेंस में, बड़े सेंस में आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी तभी स्टैब्लिश होगी जब कोई भी भूखा ना सोए, जहां सच में सोसाइटी में इक्वालिटी हो और किसी तरीके का भेदभाव ना हो, जहां पे सच में डिसीजन जो लेने का पावर है वो पब्लिक के हाथ में हो, पब्लिक को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का हक हो, तभी आप रियल सेंस में डेमोक्रेसी को कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकेंगे। हम ज्यादातर क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को डिफरेंस करते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी है। अगर हमें क्या चाहिए, हमें डेमोक्रेसी को अच्छी डेमोक्रेसी से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। डेमोक्रेटिक तो कहने के लिए आज की डेट में सभी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, मगर किसी कंट्री में अच्छी वाली डेमोक्रेसी चल रही है और किसी कंट्री में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी चल रही है। तो आज के डेट में हमें डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। आज के डेट में हमें अपनी कंट्री का डेमोक्रेसी किसी उस कंट्री से कंपेयर करना चाहिए जिसकी कंट्री की डेमोक्रेसी अच्छी है, यानी डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि सच में डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की डेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करती है, जैसे ग्राम सभा में, जो इंडिया का जो विलेज पंचायत होता है ना, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी चलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे पब्लिक जा करके डिसीजन लेता है। तो आपको पता है कि गाँव में ग्राम सभा होता है और ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत में तो पंच के लोग बैठते हैं, जो पंच चुने जाते हैं, सरपंच एंड पंच के मेंबर्स होते हैं, मगर जो ग्राम सभा होता है उसमें पूरे के पूरे गांव वाले मेंबर्स बैठते हैं और वो गांव के लिए डिसीजन लेते हैं। तो वो साल में 1 या 2 बार मिलते हैं। तो क्योंकि गांव की पॉपुलेशन छोटी है तो वहां पे ये पॉसिबल है कि सब लोग मिल करके बैठ जाए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आजकल कहीं कहीं मिल जाएगी आपको देखने के लिए, स्पेशली ग्राम सभा जो हमारे देश में चलती है। अब जब आप डेमोक्रेसी लेकर आ ही गए हैं तो डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सिटीजन्स के राइट्स को स्ट्रेंथन करे और कंट्री को डेवलप करे और रूलर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाए और सभी सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराया जाए गवर्नमेंट में, सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, और तभी हम सच्चे ढंग से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और अगर आपको ये चैप्टर समझने में मेरी जरा से भी मदद मिली है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल MP Social View। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।